हेलो दोस्तों। हमने लास्ट वीडियो में टॉपिक स्टार्ट किया था रे ऑप्टिक्स। कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि सर इसको हिंदी में भी प्रोवाइड किया जाए, तो उनकी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम डाटा को हिंदी में भी एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कुछ टर्म्स हैं उनको हिंदी में भी डिफाइन किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट। तो लाइट को दोस्तों हम प्रकाश कहते हैं। तो लाइट क्या है, प्रकाश क्या है? ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है दोस्तों, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी हुई वेव है। विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट, जो चीजों को देखने में हमारी सहायता करती है। लाइट के दो नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, जब आगे पढ़ेंगे तब। तो अभी चलते हैं। तो लाइट के कुछ फिनोमिनास थे जो हमने कल पढ़े थे, उनका प्रीव्यू ले लेते हैं। रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन। परावर्तन, ठीक है। तो जब लाइट किसी चमकीली सतह से टकराती है और वापस मुड़ जाती है सतह से टकराकर उसी माध्यम के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं परावर्तन। और ये चमकीली सतह है, इसके ऊपर हम ऐसे खींचते हैं अभिलंब, ये होता है 90 डिग्री पर। और जो ये किरण आती है, रे आती है, जिसे हम बोलते हैं आपतित किरण, ये आई और ये ऐसे मुड़ गई वापस, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। यानी कि ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये होता है नॉर्मल। नॉर्मल यानी अभिलंब, ठीक है। तो फिगर में है हमारे पास, उसी में देख ले रहे हैं। देखिए ये फिगर है। तो ये जो रे है वो है आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण, और ये है नॉर्मल यानी कि अभिलंब, और ये है समतल सतह। ये वाली जो है ये समतल सतह है, यानी कि ये कोई मिरर है। मिरर हो सकता है, कोई चमकीली सतह हो सकती है जिससे कि लाइट रे टकराई और मुड़ गई, ठीक है दोस्तों। तो रिफ्लेक्शन के फिनोमिनाल्स के बारे में हम आगे बढ़ते हैं कि जो लॉज हैं, नियम है, रिफ्लेक्शन के कुछ नियम हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। तो पहला नियम क्या कहता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कि जो ये एंगल आई बन रहा है, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर आपतन कोण। आपतन कोण बोलेंगे। और दूसरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। तो पहला नियम कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। आई बराबर है आर। मान लीजिए 30 डिग्री है, तो ये वाला भी कितना होगा? 30 डिग्री बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो 30 डिग्री दोनों सेम एंगल बन गए। जो आपतन कोण बनता है वो आपतित किरण और अभिलंब के बीच, यानी कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो बनेगा वो बनेगा आपतन कोण, एंगल आई बनेगा। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे यानी कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो एंगल बनेगा वो बनेगा परावर्तन कोण। दूसरा रूल देखिए क्या कहता है? द नॉर्मल इंसिडेंस रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। ये इंसिडेंट रे होना था, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। तो देखिए ये हो गया आपका नॉर्मल, अभिलंब हो गया। अभिलंब होगा, आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर लाई करेंगे, सेम प्लेन के ऊपर लाई करेंगे। ये है हमारा दूसरा नियम, ठीक है दोस्तों। तो इतना इतना प्रीव्यू देख रहे हैं, जो कल का है ये हमने पढ़ा था, यानी कि जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। मल्टीपल इमेज यानी कि नंबर ऑफ इमेज बहुत ज्यादा बन जाती है एक ही ऑब्जेक्ट की, एक ही वस्तु की बहुत सारी इमेज बनी थी, ठीक है। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज 1, 2 और 3 इमेज बनी थी हमारी। 3 इमेजेस देखी थी हमने कल, जो हमारी लास्ट वीडियो के दौरान। तो आगे हमने पढ़े थे कि जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर को बोलते हैं हम समतल दर्पण। प्लेन मिरर मीन्स समतल दर्पण।
जो हमारे घरों में हम यूज करते हैं, ड्रेसिंग टेबल का शीशा हो गया जैसे, वो एक प्लेन मिरर है। ठीक है, तो प्लेन मिरर इज ए मिरर विद ए फ्लैट प्लेनर रिफ्लेक्टिव सरफेस, मतलब कि बिल्कुल फ्लैट मतलब सीधा बिल्कुल, और रिफ्लेक्टिव सरफेस होगा, ठीक है, यानी कि एक तरफ से वो पेंटेड है। तो इसके द्वारा इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है, इमेज को बोलते हैं प्रतिबिंब। तो बनता है प्रतिबिंब, उस प्रतिबिंब को देखते हैं हम, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, उसके कुछ गुण होते हैं, यानी कि प्रतिबिंब बनेगा, उसकी हाइट कितनी होगी, प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा दर्पण से, तो प्रतिबिंब का साइज कैसे वेरी करेगा। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम। द इमेज इज अपराइट, अपराइट का मतलब होता है अपराइट और इरेक्ट आएगा यहाँ पे, अपराइट और इरेक्ट, मतलब इमेज क्या होगी, सीधी होगी, इरेक्ट होगी। ठीक है दोस्तों, इमेज इज वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब क्या होता है, वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, तो इमेज आभासी बनेगी। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये ऑब्जेक्ट है इधर, ठीक है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, ये जो बंदा है ये ऑब्जेक्ट है, और ये बन रहा है उसका प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब किस तरह से बना होगा कि यहाँ से रे गई होगी, यहाँ से रे गई होगी, ऐसे एक यहाँ से रे गई, इसे इंसिडेंट रे बोलेंगे, और ये वापस मुड़ गई जैसे, तो ये हमने यहाँ इधर बढ़ाई तो डॉट डॉट करके बढ़ाई होगी, ये इधर देखो ऐसे। तो जो डॉटेड करके बढ़ाते हैं, मतलब डॉटेड लाइन होती है, वो जो इमेज बनाती है, वो इमेज बनती है आपकी वर्चुअल, आभासी इमेज बनती है। ठीक है दोस्तों, तो वो आभासी बन गई आपकी। अब देखिए, तो नेक्स्ट जो रूल है, द इमेज इज वर्चुअल, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। थर्ड जो है पॉइंट, यानी कि वस्तु का जो और प्रतिबिंब का साइज सेम रहेगा, यानी वस्तु अगर की हाइट है वो 5 मीटर है, तो प्रतिबिंब का साइज भी 5 मीटर ही रहेगा। फिर देखिए फोर्थ रूल, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, मतलब कि जितनी दूरी पर वस्तु रखी है, मान लो 3 मीटर डिस्टेंस पर रखा है, तो 3 मीटर डिस्टेंस के ऊपर ही आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यानी कि लेफ्ट में भी डिस्टेंस और राइट में भी डिस्टेंस दोनों जगह सेम रहेगा। द इमेज इज फॉर्म्ड इनसाइड और बिहाइंड द मिरर, ये देखिए ऑब्जेक्ट तो इधर है और इमेज इधर बन रही है, यानी कि दूसरी तरफ, तो हम कहेंगे ये इमेज जो बन रही है इनसाइड बन रही है या बिहाइंड द मिरर बन रही है। द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड को बोलते हैं पार्श्व परावर्तित, पार्श्व परावर्तित, मतलब कि लेफ्ट राइट में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, राइट लेफ्ट में। देखिए, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, दैट इज द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी बिकम्स राइट एंड द राइट साइड ऑफ द बॉडी बिकम लेफ्ट। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कल, जो लास्ट वीडियो थी उसमें पढ़ लिया था हमने। अब देखिए आगे, अब हमारे पास जब नंबर ऑफ इमेज बनती है, दो मिरर को किसी एंगल पे रखा हुआ है हमने, किसी भी एंगल पे रखा हुआ है, तो उससे नंबर ऑफ इमेज फाइंड आउट करना आ सकता है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मान लो दो मिरर हैं, एक ये है एक ये है, फर्स्ट का M1 नाम हो गया, दूसरे का M2 नाम हो गया, दर्पण हो गए दो, और ये थीटा एंगल है, थीटा मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेज निकालेंगे, नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला होता है, यानी कि प्रतिबिंब कितने बनेंगे, प्रतिबिंबों की संख्या 360 डिग्री बाय थीटा, थीटा मीन्स कोई भी एंगल, यानी कि 60 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी हो सकता है, माइनस में 1। जैसे कि एग्जाम्पल ले रखा है हमने, इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 रख दीजिए, 60 रखोगे जैसे 360 बाय 60, तो 360 बाय 60 तो कैंसिल कर देंगे, 1 0 से 1 0, 6 36, यानी कि 6 माइनस 1 दैट इज 5। तो 5 इमेज विल बी फॉर्म, मतलब 5 प्रतिबिंब बनेंगे दोस्तों। कितने प्रतिबिंब बन जाएंगे, 5 बन जाएंगे। ठीक है, तो इससे आप इस तरह से न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर सकते हो। मान लो थीटा आपने कितना ले लिया हो, 90 डिग्री ले लिया हो थीटा, यानी कि एंगल जो कोण ले लिया, थीटा होता है कोण, 90 डिग्री ले लिया सपोज करो, तो 360 बाय 90 माइनस 1, 1 0 से 1 0, ये, और 9 4 जा 36, 4 माइनस 1, 4 में से 1 गया 3, मतलब कि 3 प्रतिबिंब बनेंगे जब दो दर्पण को या प्लेन मिरर को हमने क्या रखा है,
90 डिग्री के एंगल पे यानी कि राइट एंगल पे रखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। और कर्व्ड मिरर, गोलाकार दर्पण, ठीक है। तो ये गोले के भाग होते हैं, कर्व्ड मिरर होते हैं जो गोलाकार दर्पण। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपके घर पे चम्मच होती है, स्पून होती है, वो आपका गोलाकार दर्पण है, ठीक है। देखिए डेफिनेशन भी क्या है, ए कर्व्ड मिरर इज ए मिरर विद ए कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द सरफेस में बी आइदर कन्वेक्स और कनकेव। तो दोस्तों जो कर्व्ड मिरर होते हैं आपके, वो दो टाइप के होते हैं, गोलाकार दर्पण दो टाइप के होते हैं, अवतल और उत्तल। आपने बोला कनकेव, कनकेव का मतलब होता है अवतल, और दूसरा क्या है कन्वेक्स, कन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल, कन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण ये गोले के भाग होते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर कुछ टर्म्स होती है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो आपके घर में जो स्पून होता है ना, उसका एक अच्छा एग्जांपल ले सकते हो आप। स्पून है लाइक ये रहा, स्पून का एक स्ट्रक्चर मान लेते हैं, स्पून जैसा ही है। तो ये वाला जो है एक सरफेस है, और ये वाला दो सरफेस हो गए आपके। ये वाला कहलाएगा कनकेव सरफेस, कनकेव या फिर अवतल, कनकेव या फिर अवतल। और ये वाला जो पार्ट होगा, तो ये वाला जो पार्ट है ये कहलाएगा उत्तल या फिर कन्वेक्स, उत्तल या फिर कन्वेक्स। अगर बेसिक टर्म्स आपको सही समझ में आ जाती है तो दोस्तों दिक्कत नहीं होगी आगे, आगे आपको और अच्छी तरह से समझ में आता रहेगा। तो बेसिक टर्म्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रखते हैं, और फिर आगे भी चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी। देखिए अब इसकी कुछ टर्म्स हैं वो देख ले रहे हैं, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, अपर्चर क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो बेसिकली एक बार हम एक स्फीयर का एग्जांपल ले लेते हैं, गोले का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जो गोलाकार दर्पण होते हैं ये गोले के ही भाग होते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने ये कंप्लीट बना दिया, ये देखिए ये रहा फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला। तो जो फर्स्ट वाला है आपका पहला, ये है आपका कनकेव, क्या है आपका ये कनकेव। ये देखिए इधर से पेंटेड है, ये जो आपको डार्क दिख रहा होगा हल्का हल्का सा, ये पेंटेड है इधर से, ठीक है। और जो दूसरा है आपका वो अंदर की तरफ से पेंटेड है, ये है कन्वेक्स। ये क्या है कन्वेक्स। पहले वाला तो आपका जो है वो बाहर से पेंटेड है, और दूसरे वाला जो आपका है वो अंदर से, ठीक है। ये देखो जैसे बाहर से ऐसे करके ये पेंटेड है, और दूसरे वाला वो अंदर से पेंटेड है, ठीक है, ये अंदर से पेंटेड है। तो ये वाला आपका बन गया कनकेव यानी कि अवतल दर्पण, और ये वाला बन गया आपका उत्तल दर्पण। अब दोनों को इसको हमने आगे बढ़ाया, आगे बढ़ा के ये कंप्लीट स्फीयर बन गया। देखिए क्या बन गया, कंप्लीट स्फीयर यानी कि गोला बन गया। और इसी तरह से दूसरे वाले को भी बढ़ाया हमने, दूसरे वाले को भी अगर आगे की तरफ बढ़ाया तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। दूसरे वाले को जब हमने बढ़ाया तो वो भी क्या बन गया, कंप्लीट गोला बन गया। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को बोलते हैं हम दोस्तों वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, और डिनोट करते हैं दोस्तों इसको हम सी से। तो वक्रता केंद्र में सी दिखा रखा। जैसे कि आपका ये स्फीयर हो गया, गोला हो गया, तो इसका जो सेंटर होगा, जो केंद्र होगा, वो वक्रता केंद्र कहलाएगा, ठीक है। दूसरा ये होता है यहाँ पे एक पॉइंट, ये रहा, ये पी पोल, पोल बोलेंगे इसको हम, ये पोल, ये है पोल। ये इधर भी होगा, ये रहा देखो यहाँ पे ये पोल है। तो पोल को बोलते हैं ध्रुव, ध्रुव बोलते हैं। और एक लाइन जो सीधी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये जैसे कि इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जिसके ऊपर क्या क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है दोस्तों, पोल भी है, और एक फोकल लेंथ भी होती है, ठीक है। तो ये सारे लाई करते हैं, मतलब होते हैं फोकल लेंथ मतलब फोकस दूरी, ठीक है। तो फोकस दूरी क्या होती है, ये देखिए ये तो हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो आपका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये वाला पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इसका आधा कर दें आप तो ये मिल जाएगा हमें फोकस पॉइंट यानी फोकस दूरी। और यानी कि अगर मान लीजिए ये आपका था, ये है एक मिरर है किसी भी टाइप का, मान लो ये हमने बनाया, तो ये वाला एक हिसाब से कनकेव
दिख रहा है, यानी कि अवतल दर्पण दिख रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र हो गया, और इसका हाफ कर लिया यानी कि ये पॉइंट, इसको एफ से नाम दे देते हैं, एफ। इसको बोलते हैं फोकल लेंथ या फोकस पॉइंट, फोकस दूरी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी कि ध्रुव से लेके और एफ तक की दूरी, यानी पी से लेके एफ तक की दूरी कहलाती है फोकल लेंथ, फोकस दूरी। और पी से लेके सी तक की दूरी कहलाती है आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता दूरी। और पी एफ और सी से एक लाइन जो सीधी पास कर जाए इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ये लेफ्ट में ही बढ़ा देते हैं पोल के और राइट में बढ़ा देते हैं दोस्तों, तो वो कहलाती है मुख्य अक्ष या फिर प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो ये इसकी टर्म्स हैं, देखते हैं इनकी डेफिनेशंस, ये नोट डाउन भी है, यहाँ देखते हैं नीचे। तो डिफरेंट पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे हैं हम। Center of curvature, the center of a hollow sphere of which the curved or spherical mirror forms a part। मतलब कि जो वक्रता केंद्र हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, वो एक होलो स्फीयर का पार्ट होगा और उसी का सेंटर कहलाएगा। जैसे कि जो मिरर है, मिरर एक स्फीयर का पार्ट है मान लो, और इस स्फीयर को यदि हम कंप्लीट करें तो इस स्फीयर के जो सेंटर होगा, सेंटर वही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। दूसरा था पोल, क्या है दूसरा? पोल, द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। मीन्स ये स्फेरिकल मिरर है, मिरर कहाँ से? यहाँ से लेके और इतना ही बनेगा मिरर, ये रहा। तो जो इसका मिड पॉइंट कैसे, यानी कि हम बात करें ये पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो यहाँ सेंट्रल पॉइंट, ये जो पॉइंट कहलाएगा ये कहलाएगा पी पोल। क्या कहलाएगा? पी पोल। पोल मैंने ध्रुव, क्या कहलाएगा? ध्रुव। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए यहाँ पे ये दिखा रखा, ये पोल दिखा रखे हैं अपने को, तो हम देख सकते हैं ये है पोल, ये एरो के थ्रू यहाँ भी पोल है और ये वाला भी पोल है। ठीक है, पी पोल लिख रखा है, ये रहा, ये दोनों के लिए शो कर रखा है, तो यहाँ भी पी है और यहाँ भी पी है, पोल्स। अब आगे देखिए, फिर है आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को वक्रता दूरी बोलते हैं। तो ये जो दूरी होती है वो होती है ध्रुव से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी, यानी कि हम बात करें पी से लेके सी तक की दूरी, वो कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर। वक्रता त्रिज्या। अपर्चर, अपर्चर एक ऐसा पार्ट जहां पे रिफ्लेक्शन होता है, जिस पार्ट में क्या होता है? रिफ्लेक्शन, परावर्तन होता है, उसको बोलते हैं अपर्चर। द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर एक्सपोज टू इंसिडेंट लाइट और डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। यानी कि हम कह सकते हैं जो पार्ट जिसके ऊपर रिफ्लेक्शन होता है उसी को हम क्या बोलेंगे? अपर्चर बोलेंगे। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस है ए लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए, ऑफ स्फेरिकल मिरर एक्सटेंडेड ऑन आइदर साइड। तो मैंने बताया था कि ये जैसे कि हमने ले लिया था, ये था हमारा एक स्फीयर बन गया था मिरर की हेल्प से, तो ये पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो पोल के राइट में इधर भी बढ़ा दें और लेफ्ट में बढ़ा दें, तो ये जो लाइन मिलेगी वो मिलेगी प्रिंसिपल फोकस मिलेगी, मुख्य अक्ष। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, प्रिंसिपल फोकस और एक होता है फोकल लाइन। तो प्रिंसिपल फोकस दो बार आ गया, कोई बात नहीं। एक है हमारे पास जो प्रिंसिपल फोकस है, ये दोस्तों है प्रिंसिपल एक्सिस। एक्चुअल में ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई कहीं से शायद, तो ये आनी चाहिए थी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, एक्सिस आनी थी, यानी कि मुख्य अक्ष। ठीक है, फिर है प्रिंसिपल फोकस, ए पॉइंट ऑन ए प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर वेयर द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर। क्या कहना चाह रहा है ये? जैसे कि ये आपने मान लो मिरर ले लिया, ये आपने क्या ले लिया? मिरर ले लिया। ठीक है दोस्तों, और मिरर ले लिया तो आपने ये इसका जो सरफेस है ये वाला, तो
अगर मान लो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये होगी फोकल लेंथ, ये एक फोकस पॉइंट हो गया यहाँ से यहाँ तक का। अब क्या हुआ, एक रे ऑफ लाइट आई ऐसे, रिफ्लेक्शन ये पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, और रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करेगी, इस पॉइंट से। इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस वह पॉइंट हो गया जिससे लाइट क्या है, रे पास हो रही है, लाइट रे क्या कर रही है, पास हो रही है, रिफ्लेक्शन के बाद पास हो रही है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद है फोकल प्लेन, अ प्लेन नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। मीन्स जो प्रिंसिपल फोकस होगी ना आपकी, प्रिंसिपल फोकस क्या थी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये आपकी प्रिंसिपल फोकस होगी। इसके नॉर्मल प्लेन को क्या बोलेंगे हम, फोकल प्लेन बोलेंगे। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ फोकस से और पोल के बीच की दूरी, ये होता है एफ, इस एफ को बोलते हैं फोकल लेंथ। और एफ और आर के बीच एक रिलेशन रहता है दोस्तों, इनके बीच में एक रिलेशन है। तो एक रिलेशन क्या है, एफ इजिकल टू आर बाई टू, या फिर हम आर इजिकल टू 2f भी कह सकते हैं। यानी कि मान लो आपकी रेडियस दे रखी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 30, तो पूछ लेते हैं कि एफ निकालिए, तो एफ कैसे निकालोगे, एफ निकालने का बड़ा ही आसान सा तरीका है, आर बाई टू कर दो, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, आर बाई टू मीन्स 30/2, दैट इज 15 मीटर सेंटीमीटर, जो भी होगा, जो आपकी यूनिट्स होंगी वो उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। अब ये स्फेरिकल मिरर्स क्या करते हैं, यानी कि गोलाकार दर्पण क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मिरर्स की प्रॉपर्टी इनकी अलग अलग रहती है इनके, जैसे कि कुछ मिरर्स होते हैं लाइट को इकट्ठा करते हैं, कुछ मिरर्स लाइट को फैलाते हैं। लाइट को जो इकट्ठा करते हैं उनको बोलते हैं कन्वर्जेंट मिरर, जो एक पॉइंट पे इकट्ठा कर दें, और जो फैलाते हैं उनको बोलते हैं डाइवर्जेंट मिरर, ठीक है दोस्तों। तो जब हम इमेज बनाएंगे तो ये प्रॉपर्टीज हमारे काम आएंगी, इनकी इमेजेस भी बनती हैं इनकी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस in case of concave mirror or appear to diverge from the principal focus in case of convex mirror। तो दोनों के लिए थी दोस्तों, कनकेव के लिए भी यानी कि अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए भी। ये कह रहे हैं कि एक रे ऑफ लाइट आ रही है जो पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, मुख्य अक्ष के जो पैरेलल है वो पैरेलली आ रही है, और जब रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास करेगी, जैसे ये रे आई, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये पास करके फोकस से। तो ऐसी जितनी भी लाइनें, कितनी लाइनें ले लो आप, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी कितनी लाइनें ले लो, वो सारी कहाँ से पास करेंगी, इसकी फोकस से। इसका मतलब ये लाइट रेज को इकट्ठा कर दे, जैसे एक रे और आ गई तो ये भी रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करेगी, फोकस से। फिर ऐसी जब 50 लाइनें ले लेते हैं हम, तो सारी कहाँ से पास करेंगी, फोकस से। तो इसलिए कन्वर्ज करता है लाइट को, इसको कन्वर्जेंट मिरर भी बोलते हैं, कन्वर्जेंट मिरर, ध्यान रखें, ठीक है। तो ये अभिसारी दर्पण भी है, अभिसारी यानी लाइट को इकट्ठा करता है। दूसरा देखिए, ये है हमारे पास उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण ये रहा, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बाहर की साइड है, ये दिख रहा है, ये रहा, और अंदर की तरफ से ये पेंटेड है। तो इसका फोकस होता है वो राइट साइड में है, और पहले वाले का जो फोकस था वो लेफ्ट साइड में था। दोस्तों देखिए, अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आई, ये आ रही है, जो ये आ रही है, ए बी लाइट रे है, पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, और जो टकराई मिरर से, यहाँ के मिरर पे टकराई और वापस मुड़ गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो डॉट डॉट करके ये बढ़ा रखा, देखो ये डॉट 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 करके, और ऐसे आगे की तरफ बढ़ाया तो ये मिल गया फोकस से पास होगा। कहाँ से पास होगा, फोकस। रूल सेम रहेंगे दोनों के केस में, ये फोकस से पास होगा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं, अगर दूसरी रे और आई होती, सपोज करो ये आ रही है, ये भी ऐसी मुड़ जाती दोस्तों, और फिर डॉट डॉट करके ऐसे। ये देखो, मेनली तो हमें क्या दिख रहा है कि जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो मुड़ रही है, डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है, तो इसको डाइवर्जेंट मिरर बोलते हैं, डाइवर्जेंट।
ये डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्जेंट मिरर, अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। ठीक है, अगला पॉइंट, ये बहुत काम आने वाले हैं हमारे जब हम इमेजेस बनाएंगे उस समय पर। A ray passing through the principal focus of a concave mirror or a ray which is directed toward the principal focus of a convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि यदि कोई रे, कोई लाइट रे जो आपकी फोकस से पास होएगी, देखिए ये एक रे आई, ये ए और ये बी मान लेते हैं, ए बी रे है, ये आई, ये फोकस से पास हो रही है, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी किसके, पीसी के। पीसी मींस प्रिंसिपल एक्सिस जो दिख रही है इसके क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी। ये देखिए पैरेलल हो गई दोनों, ये वाली दोनों ये रे पैरेलल हो गई। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी। अब यहाँ पे हम सिर्फ एज्यूम करेंगे, मान लो ये रे आ रही है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए बी एक रे है, ऐसे ए बी एक रे आई, और ये मिरर है जो हमारा उत्तल है, उत्तल दर्पण, तो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर पर रे आई, और रे आने के बाद ये रिफ्लेक्टेड होगी, रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्ट होगी, ये मुड़ गई, ये बी सी, हम इसे बी डी कह देते हैं, बी डी पाथ पर ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो डॉट डॉट करके आगे बढ़ाएंगे, ये डॉट डॉट करके आगे बढ़ा रखा है जैसे ये फोकस से, यानी कि रूल तो वही काम कर गया कि जो रे फोकस से पास करेगी, ये रे देखो डॉट डॉट करके आगे बढ़ाए, फोकस से पास कर रही है, तो वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी दोस्तों। अगला पॉइंट देखते हैं, ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए concave mirror or directed in the direction of center of curvature of a convex mirror after reflection is reflected back along the same path। देखिए एक रे है, ये ए बी एक रे है, ये इधर से आई, इंसिडेंट हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू गई, ये पॉइंट दिख रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके थ्रू गई, इसी एंगल पे वापस मुड़ गई, यानी कि रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक या रिट्रेस द सेम पाथ। ठीक है, यानी वक्रता केंद्र से जो रे जाएगी वो उसी पाथ पे वापस मुड़ जाएगी जिस पे इंसिडेंट होगी। ये था हमारे लिए जो कौन सा मिरर है हमारा, ये कनकेव मिरर के लिए। अगर हमारे पास कौन सा होता है, अगर हमारे पास मिरर है कन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण है, तो क्या होगा, अब उत्तल दर्पण के केस में क्या है, तो उत्तल दर्पण के केस के लिए बात करते हैं कि रे आई और रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे ये आई, ये रे ए बी आई, ये ऐसे इंसिडेंट होगी, तो हम डॉट डॉट करके इसको आगे बढ़ाएंगे, तो जिस एंगल से आएगी ना, यहाँ से आई सेम एंगल पे ही बैक रिट्रेस करके। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। एक रूल और है इसका, लास्ट रूल, इन अ कनकेव और अ कन्वेक्स मिरर अ रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट डायरेक्टेड obliquely at the pole is reflected obliquely making equal angle। कहने का मतलब क्या है कि कोई रे आई और पोल के ऊपर किसी एंगल पे आ रही है, ओब्लिकली का मतलब कोई भी एंगल पे आ रही है, ठीक है, तिरछी आ रही है, ओब्लिकली का मतलब होता है तिरछी, तिरछी आ रही है पोल के ऊपर, ध्रुव के ऊपर, तो उसी एंगल पे क्या हो जाएगी, वो मुड़ जाएगी वापस, उसी एंगल पे क्या हो जाएगी, वो मुड़ जाएगी। मान लो ये इंसिडेंट था और ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो एंगल दोनों का सेम बनेगा, एंगल आई इज इक्वल टू आर, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ये तो था हमारा कनकेव अवतल दर्पण, और ऐसे ही हमारे पास क्या आ जाए, उत्तल दर्पण आ जाए, तो ये रे आई इंसिडेंट रे और ये आ जाएगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे, तो ये उत्तल दर्पण के केस में हो गया। तो दोस्तों इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे और हमारे जो कंसेप्ट उनको और स्ट्रॉन्ग बनाते रहेंगे, तो जुड़े रहें हमारे साथ, और कोई भी क्वेरी आती है तो आप पूछें। थैंक्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही।